हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसरो के URSC 2024 के टेक्नीशियन बी के, जिसमें के फ्रेंड्स टर्नर, प्लम्बर, फीटर, मशीनिस्ट और वेल्डर के प्रश्न रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स ये पार्ट 9 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 8 पार्ट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको टॉप 100+ प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उन सभी को डिस्कस किया गया है। और जितने भी सारे प्रश्न हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहाँ से पूछे ही जाएंगे, और ये कम से कम है, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर नहीं जाए। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। नंबर 301, किसी असेंबली से डॉवेल पिन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस पंच का उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ड्रिफ्ट जो पंच है इसका उपयोग या प्रयोग करते हैं। किस लिए? तो असेंबली, यानी किसी असेंबली से डॉवेल पिन को बाहर निकालने के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं पंच के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉब के सतह की स्थायी मार्किंग के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को पंच कहते हैं। अब देख लेते हैं जो प्रिक पंच है इसके बारे में। तो जो प्रिक पंच है इसका जो पॉइंट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद है डॉट पंच। तो जो डॉट पंच है इसका जो पॉइंट एंगल, यानी कि इसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 60 डिग्री का होता है। अगला है सेंटर पंच। तो जो सेंटर पंच है इसका जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये तीनों जो है, यानी कि प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एंगल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रिक पंच का 30 डिग्री होता है, डॉट पंच का 60 डिग्री होता है, सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है। ये तीनों आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302, निम्न में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग है ये फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। अब आइए बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गैस वेल्डिंग है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा मीथेन गैसों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो गैस वेल्डिंग में। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आर्क वेल्डिंग। तो जो आर्क वेल्डिंग है यह एक फ्यूजन वेल्डिंग है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है थर्मिट वेल्डिंग। तो आइए थर्मिट वेल्डिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग जो है वो जो रेल की जो पटरियाँ हैं उसको वेल्ड करने में हम थर्मिट जो वेल्डिंग है इसका उपयोग करते हैं। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेजर वेल्डिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। अब डिस्कस कर लेते हैं TIG वेल्डिंग। तो TIG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है।
अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है TIG देकर, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा निम्न सूत्र से पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि I² RT से। यानी कि हीट बराबर क्या होता है, तो हीट बराबर होता है I² RT होता है। जो I है वो क्या है, तो जो I है वो करेंट है, जो R है वो क्या है, तो रेजिस्टेंस है, और जो T है वो क्या है, तो टाइम यानी कि समय है। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है ये क्या है, तो प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो TIG वेल्डिंग है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो TIG वेल्डिंग में जो फिलर जो रॉड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306, वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो रंग है वो निम्न प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ब्लैक होता है। और जो एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन सिलेंडर, इसका जो सिलेंडर का रंग जो होता है वो मैरून होता है। कैसा होता है, तो मैरून होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307, निम्न को समांगी वेल्डिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड समान धातु की हो उसी को क्या कहते हैं, तो समांगी वेल्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 308, दोनों गैस के सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगे होते हैं जिनकी चूड़ियों का संयोजन निम्न प्रकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एसिटिलीन में लेफ्ट तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 309, एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हौज पाइप का रंग निम्न प्रकार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 310, गैस वेल्डिंग में बैकफायर या फ्लैश बैक का खतरा रहता है, इसलिए सिलेंडरों की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिलेंडर में लगी छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, निम्न में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ईंधन गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312, कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एसिटिलीन गैस बनती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313, फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में निम्न कौन विचारणीय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेल्ड की जाने वाली धातु भार।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314, दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रेजिंग। किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो जो ब्रेजिंग विधि है इसका प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315, वेल्ड करते समय रॉड का वेल्ड रेखा से उचित कोण निम्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 से 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316, ऑक्सीजन गैस का गैस दाब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 120 से 150 kg होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भीतरी कोश का जो भाग का जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318, फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उसको पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं फाइल के बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फाइल जो है वो एक प्रकार का कटिंग टूल है। कैसा टूल है फाइल? तो कटिंग टूल है। और जो फाइल जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या फिर कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319, वेल्डिंग में प्रयुक्त फीलर रॉड की धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉपर एंड जिंक की होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कॉपर और जिंक के मिलने से जो ब्रास है इसका निर्माण होता है। उसके बाद है कॉपर और टिन, यानी एसएन यानी कि टिन। कॉपर और टिन के मिलने से ब्रॉन्ज जो है इसका निर्माण होता है। आइए एक बार और समझ लेते हैं। कॉपर और जिंक के मिलने से ब्रास का निर्माण होता है और कॉपर और टिन के मिलने से ब्रॉन्ज जो है उसका निर्माण होता है। यानी कि जो ब्रॉन्ज है वो किस किस चीज़ का मिश्रण है? तो कॉपर और टिन का। और जो ब्रास है, ब्रास ये किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। तो आई होप ये दोनों पॉइंट सबको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 320, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3300 यानी कि 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321, ब्रास धातु के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322, फ्लेम जलाने के लिए पहले छोड़े जाते हैं, यानी कि पहले क्या छोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले एसिटिलीन को छोड़ते हैं। और एसिटिलीन का जो फार्मूला जो होता है वो होता है C2H2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 323, दो प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाया जाता है जिसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि लैप ज्वाइंट कहते हैं। यानी कि एक प्लेट है, दूसरा प्लेट इसके ऊपर रख कर अगर इसको जोड़ा जाए तो ये लैप जोड़ होता है। उसके बाद है टी जोड़, किसको कहते हैं? तो जैसे कि कोई ये ऐसा होता है कुछ, यानी कि ऐसे जुड़ा हुआ होता है, यानी टी की आकृति का, यानी कि दो जो जॉब है कुछ ऐसा जुड़ा हुआ होता है टी जैसा, तो वो टी ज्वाइंट यानी कि टी जोड़ कहलाता है। एज ज्वाइंट किसको कहता है? तो दो अगर कोई जॉब है, अगर दोनों किनारों यानी कि एज से जुड़ा हुआ है, एज से, तो वो एज ज्वाइंट कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324। ट्यूब का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाहरी व्यास, यानी कि एक्सटर्नल डायमीटर से ट्यूब का साइज लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 325। एसी को नहीं किया जा सकता है, यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट है उसको नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326। ट्रांसफार्मर की आयरन कोर बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिलिकॉन की बनी होती है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। कौन? तो ट्रांसफार्मर। अब डिस्कस कर लेते हैं ये जो ऑप्शन बी में दिए गए एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को AL से लिखते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद सिलिकॉन, तो जो सिलिकॉन है उसको SI से लिखते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। वेल्डिंग मशीन का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आउटपुट एम्पियर से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328। जहाँ पर बिजली ना हो वहाँ पर टेस्ट प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गामा रे, यानी कि जहाँ पर बिजली ना हो वहाँ पर जो गामा रे है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329। अवकाश कोण का उद्देश्य, यानी कि जो क्लियरेंस जो एंगल होता है उसका उद्देश्य बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्यखंड से घिसता हुआ औजार से बचाव करता है, यानी कार्यखंड से घिसता हुआ औजार जो होता है उससे बचाव करना जो है, यही इसका क्या है? तो उद्देश्य है। किसका? तो क्लियरेंस एंगल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330। प्रेशर वेल्डिंग एक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोर्ज की विधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लू होता है। अब देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर जो होता है इसका रंग कैसा होता है? तो वो ब्लैक यानी कि काला होता है। उसके बाद है एसिटिलीन जो सिलेंडर जो होता है, एसिटिलीन सिलेंडर, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग मैरून होता है। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है
कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, तो ब्लैक होता है। जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है उसका रंग कैसा होता है, तो मैरून होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 332। टोंग्स बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। अब आइए बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो पिग आयरन है इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो ब्लास्ट फार्नेस होता है, ब्लास्ट फार्नेस, इससे पिग आयरन का निर्माण होता है। उसके बाद कास्ट आयरन जो है, कास्ट आयरन, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो क्यूपोला जो फार्नेस होता है इससे कास्ट आयरन का निर्माण होता है। उसके बाद है रॉट आयरन। तो जो रॉट आयरन है इसका निर्माण किस चीज़ से होता है, यानी कैसे होता है, तो रॉट आयरन का निर्माण जो पुडलिंग जो फार्नेस होता है इससे होता है। और ये तीनों जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ब्लास्ट फार्नेस है इससे किस आयरन का निर्माण होता है, तो पिग आयरन का। उसके बाद जो क्यूपोला फार्नेस है इससे किस आयरन का निर्माण होता है, तो कास्ट आयरन का निर्माण होता है। उसके बाद पुडलिंग जो फार्नेस है इससे रॉट आयरन का निर्माण होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333। किस विधि के द्वारा पानी के नीचे वेल्डिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाइपर बारीक जो वेल्डिंग है, हाइपर बारीक जो वेल्डिंग है, इससे क्या होता है, इस विधि के द्वारा पानी के नीचे वेल्डिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 334। खाली गुब्बारा हवा से भरे गुब्बारे से होगा, यानी कि जो खाली गुब्बारा है वो हवा से भरे गुब्बारे से कैसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हल्का होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भीतरी कोश जो होता है वो, भीतरी कोश जो होता है वो, उसका जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 336। वह पोजीशन जिसमें वेल्डिंग करना आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्लैट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337। गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए प्रयोग गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस। यानी कि गहरे पानी के नीचे कटिंग के लिए हाइड्रोजन जो गैस है उसका उपयोग या प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं ये जो एसिटिलीन है इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H2 होता है। ये तो आपको याद रहना चाहिए, इसीलिए बार बार मैं इसे बता रहा हूँ। उसके बाद है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338। वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल, यानी कि जो वेल्डिंग शॉप है उसमें हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोल्ड चीजल का प्रयोग करते हैं। अब ये जो चीजल है, चीजल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों को काटने और छीलने के लिए किया जाता है। किसका, तो चीजल यानी कि छेनी का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339। MS प्लेट के ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त तरल पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घुलनशील तेल, यानी कि सॉल्यूबल ऑयल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 340। एक ड्रिल का पेचदार कोण यानी कि हेलिक्स एंगल निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रेक एंगल को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। वर्नियर कैलिपर जिसमें 49 मुख्य स्केल भाग वर्नियर पैमाने पर 50 एक समान हिस्से में बटे हुए हैं। यानी कि इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि जो 49 मेन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 49 मेन स्केल डिवीज़न का जो मान जो दिया गया है वो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के मान के बराबर दिया गया है। और एक मेन स्केल डिवीज़न का जो मान जो होता है वो 1 होता है। यानी कि एक मेन स्केल डिवीज़न का जो मान होता है वो 1 होता है। उसके बाद एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो मान जो होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो मान वो क्या होता है, तो 49 मेन स्केल डिवीज़न बटे 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा तो 50 वर्नियर स्केल डिवीज़न के मान के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो मान यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.98 ये कहाँ से आया, तो इस दोनों को सॉल्व करने पे मेरा 0.98 आ गया। ओके फ्रेंड्स, उसके आगे देख लेते हैं। तो उसके आगे यानी कि इसमें क्या दिया गया था, तो एक मेन स्केल डिवीज़न का मान मैंने क्या बताया था, तो 1 बताया था। यानी कि एक मेन स्केल डिवीज़न का मान 1 और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान कितना आया था, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान आया था 0.98 आया था। ओके फ्रेंड्स, तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है, तो लिस्ट काउंट बराबर होता है मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो मेन स्केल डिवीज़न कितना दिया गया है, तो 1 और वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान दिया गया है 0.98 तो इन दोनों को आपस में अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.02 आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यानी इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से आप देख ले, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0.02 क्योंकि लिस्ट काउंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिस्ट काउंट बराबर होता है मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 342। निम्नलिखित को सूखा मशीन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कास्ट आयरन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343। सेंटर ड्रिल का एक और नाम क्या है, यानी कि जो सेंट्रल ड्रिल है उसका एक और नाम क्या है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉम्बिनेशन ड्रिल बीट, यानी कि जो सेंट्रल ड्रिल है इसका एक और नाम क्या है, तो कॉम्बिनेशन ड्रिल बीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 344। ठंडी छेनियाँ बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फोर्जिंग करके, यानी कि फॉर्जन करके ठंडी छेनियाँ यानी कि कोल्ड चीजल्स बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345। मृदु इस्पात को काटने के लिए छेनी का कर्तन कोण होना चाहिए। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 60 डिग्री होना चाहिए। अब आइए बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रिक पंच जो होता है, इसका जो एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद सेंटर पंच जो है इसका 90 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद है डॉट पंच। तो जो डॉट पंच है इसका जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। और ये तीनों जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 346 है। फेसिंग टूल का प्रयोग कौन सी क्रिया के लिए भी करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टर्निंग क्रिया के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 347। भी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 300 mm होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी ब्लॉक होता है, भी ब्लॉक, इसका जो एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 90 डिग्री का होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी ब्लॉक का जो कोण जो है यानी कि एंगल है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 348। चाबी मार्ग काटने के लिए प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैप छेनी, यानी कि कैप चीजल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 349। कार्बाइड औजारों के लिए सर्वश्रेष्ठ शीतलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि घुलनशील तेल, यानी कि सॉल्युबल ऑयल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 350। पंच तथा डाई की मदद से धातु चादर में एक बेलनाकार छिद्र काटने की क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंच करना, यानी कि पंचिंग करना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। धातु की समतल चादर को वांछित शक्ल में काटने की क्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लैकिंग कहलाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन सी में दिया गया पंच। तो पंच के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जॉब के सतह की अस्थाई मार्किंग के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसी को पंच कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो जो पंच जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो प्रिक पंच एक होता है, प्रिक पंच एक होता है, डॉट पंच एक होता है, सेंटर पंच। तो प्रिक पंच का जो एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद है डॉट पंच। तो डॉट पंच का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। उसके बाद है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ड्रिल जो है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ड्रिल जो होता है वो कैसा टूल है? तो कटिंग टूल है। और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, हाई स्पीड स्टील का भी बना हुआ होता है, एलॉय स्टील का भी बना हुआ होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 352। पंच तथा डाई की मदद से किसी धातु चादर में एक ऐसा छिद्र बनाना जो बेलनाकार ना हो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लैकिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 353। धातु की सतह का समतल बनाने के लिए
किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्लैटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354। वेधन, वेधन क्रिया में अवकाश दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाई में दिया जाता है, यानी कि इन द डाई, यानी कि डाई में अवकाश दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 355। कर्तन कोण यानी कि कटिंग एज पर हल्की उतलता दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अन्य छोर को काटने से बचाया जा सके इसीलिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356। ड्रिल के पॉइंट का टूटना निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो ड्रिल की धार कम होना, दूसरा है ड्रिल की फीड पर निर्भर करता है, अगला है जॉब की क्लैंपिंग पर निर्भर करता है, यानी कि तीनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357। निम्न में से कौन सा टूल कटिंग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंच जो है वो कटिंग नहीं करता है। बाकी जैसे कि फाइल हुआ, हेक्सा हुआ, चीजल हुआ, ये तीनों कटिंग करता है। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फाइल जो है, फाइल की जो हार्डनेस जो होती है वो कितनी होती है, तो 60 से 64 HRC होती है फाइल की हार्डनेस है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हेक्सा ब्लेड, यानी कि हेक्सा ब्लेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हेक्सा ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील अथवा हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। आइए फिर से समझ लेते हैं। तो जो फाइल जो होता है इसकी हार्डनेस 60 से 64 HRC होती है। उसके बाद है हेक्सा ब्लेड। तो जो हेक्सा ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 358। एडजस्टेबल रीमर को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेंज के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। किसको, तो एडजस्टेबल रीमर को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 359। अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360। जिस वॉइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्विक रिलीज बेंच वॉइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 361। वॉइस के स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है, यानी कि कैसा थ्रेड कटा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्क्वायर थ्रेड कटा होता है। किसमें, तो वॉइस के स्पिंडल में। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर थ्रेड जो होता है इसका एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री या 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री या 90 डिग्री होता है। अगला है ऑप्शन सी में मीट्रिक थ्रेड। तो मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगला है बटरेस थ्रेड। तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्किंग टेबल की सहायता से
रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 363, लेग वाइज का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिवेट या पिवॉट के मध्य से जा तक की जो लंबाई होती है उसी से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 364, लंबी जॉब को बीच से लटकने से कौन सी युक्ति सहारा देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टडी जो है वो सहारा देती है। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि टेल स्टॉक के बारे में। तो अगर ये लेथ मशीन है तो इसके राइट साइड में क्या होता है, तो इसके राइट साइड में टेल स्टॉक जो है वो स्थित होता है, और ये लेथ मशीन के लेफ्ट साइड जो होता है यहाँ पर हेड स्टॉक स्थित रहता है। अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि जो हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक, वो लेथ मशीन के किस साइड स्थित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में क्या स्थित होता है, तो टेल स्टॉक स्थित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 365, बेल्ट के सरकने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी कारण। जैसे कि पहला है भारी भार, दूसरा है ढीला पट्टे यानी कि बेल्ट, तीसरा है चालक घिरनी का बहुत छोटा होना। अगला क्वेश्चन नंबर 366, किसी प्रकार की छड़ को पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कालेट चक, यानी कालेट चक युक्ति प्रयोग में लाई जाती है। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि थ्री जा चक के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जो थ्री जा चक होता है इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है, और इसकी जो बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं जो फोर जा चक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फोर जा चक है इसको डॉग चक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। यानी कि थ्री जा चक की भी जो बॉडी होती है वो भी कास्ट आयरन की बनी होती है, और फोर जा चक की जो बॉडी जो होती है वो भी कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। और थ्री जा चक को सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, और फोर जा चक को डॉग चक कहते हैं। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 367, मोनल धातु में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 60% निकेल और 83% कॉपर। यानी कि निकेल कितना प्रतिशत होता है इसमें, तो 60% है, और जो कॉपर जो होता है वो 38% होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 368, पुल्ली के रिम का फेस उत्तल बनाया जाता है, इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि क्राउनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 369, जॉकी पुल्ली के साथ उपयोग किए जाने वाले बेल्ट ड्राइव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओपन बेल्ट ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 370, ड्यूरालुमीन और हिंडेलियम में उपलब्ध 95% धातु होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम जो धातु जो होता है वो 95% उपलब्ध होते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो कॉपर है उसको Cu से लिखते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। उसके बाद है जिंक, तो जिंक को Zn से लिखते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है।
उसके बाद है लेड। तो लेड को Pb से लिखते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 होता है। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 371। न्यूमेटिक सिस्टम में पावर स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 372। ब्रेजिंग के तापमान पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर किया जाता है क्या, तो ब्रेजिंग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 373। स्टील रूल निम्न में किस आकार में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 300 mm, यानी कि 300 mm में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 374। ट्राई स्क्वायर के दो पैरों को निम्न में किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टॉक और ब्लेड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 375। निम्न में क्रॉस पिन हैमर का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लास्टर लगाना जो है वो क्रॉस पिन जो हैमर है इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376। निम्न में से किस शिकंजा का प्रयोग छोटे व्यास के गोल सामग्रियों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिन वाइस का। अब आइए बाकियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो ऑप्शन सी में दिए गए लेग वाइस, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अधिकतर उपयोग लोहारगिरी शॉप में किया जाता है, किसका, तो लेग वाइस का प्रयोग। अगला है पाइप वाइस, यानी कि ऑप्शन बी में दिया गया पाइप वाइस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग गोल पाइप व सरिये आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है, किसका, तो पाइप वाइस का प्रयोग। अगला है बेंच वाइस, जो ऑप्शन ए में दिया गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंच वाइस जो होता है वो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, यानी कि कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना हुआ होता है, कौन, तो बेंच वाइस। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। अब ये अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 377। किसी ठंडे छेनी की कटान कोण यानी कि कटिंग एंगल निम्न में कितने से कितने तक बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 35 डिग्री से 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 378। किसी सेपर में निम्न में किसके द्वारा फीडिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भी ब्लॉक की चाल। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो भी ब्लॉक जो होता है इसका जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 379। कार्यशाला में प्रयोग होने वाले स्लॉटरों में निम्न में कौन इसका प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉरिजेंटल स्लॉटर जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 380। डायमंड छेनी का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छोटे छिद्रों को वर्गाकार बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 381। नरम सामग्री के लिए निम्न में से किस तरह की कटान को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्ड। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 382। निम्न में से किस तरह की रेती का प्रयोग चाबी का रास्ता, खांचा और नाली बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइफ एज फाइल का प्रयोग करके। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आयताकार या वर्गाकार सुराखों को बनाने तथा चाबी घाट यानी कि कीवे एवं चौरस नालियाँ आदि बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो स्क्वायर फाइल का। अब डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन बी में दिया गया है हाफ राउंड जो फाइल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग आंतरिक घुमावदार सतहों को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 383। निम्न में से कौन किसी कंपनी में स्थायी उत्पादकता के कार्य माहौल के 5S की अवधारणा के तहत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संकुचन जो है वो नहीं आता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 384। निम्न में से गोलाकार रेती का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खांचा बनाने में, यानी कि जो गोलाकार रेती होता है इसका कार्य कौन सा नहीं है? तो खांचा बनाने में ये जो है इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 385। निम्न में आकार देने के काम में आने वाला औजार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एकल नोजल कटिंग टूल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 386। बाह्य माइक्रोमीटर की शुद्धता निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm। ये जो है ये एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। अब कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हुआ एक्सटर्नल, और जो इनसाइड जो माइक्रोमीटर होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो भी होता है 0.01 mm होता है। और ये इंच में इसको कैसे लिखते हैं? तो इंच में ये हो जाएगा 0.001 इंच के बराबर होता है, यानी कि 0.01 mm को अगर हम इंच में लिखेंगे तो लिखेंगे 0.001 इंच लिखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 387। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर निम्न में किसको मापने के लिए उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पिच व्यास, यानी कि पिच डायमीटर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 388। वांछित सेटिंग पर माइक्रोमीटर को बंद करने के लिए निम्न में से किस पुर्जे का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्पिंडल क्लैंप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 389। निम्न में कौन डेप्थ गाउज कार्य नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि होल के व्यास मापना, यानी कि मेजरिंग द डायमीटर ऑफ होल। अगला क्वेश्चन नंबर 390। डायल टेस्ट की माप निम्न में क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लंजर की उठान। अगला क्वेश्चन नंबर 391। हेक्सा ब्लेड बनाने में निम्न में से किस एक सामग्री का उपयोग नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन नंबर 392। अकुशल या अर्धकुशल व्यक्ति के लिए किस तरह के ब्लेड को वरीयता देनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लचीला ब्लेड, यानी कि इलास्टिक ब्लेड। अगला क्वेश्चन नंबर 393। किसी शेपर में भी ब्लॉक का इस्तेमाल किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेलनाकार सतह के लिए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 394। कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग निम्न में किस में होता है? यानी कि कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग निम्न में किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेल्डिंग शॉप में होता है। अब कॉम्बिनेशन सेट के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो साइज होता है वो स्टील रूल की लंबाई के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 395। टेप का कार्य निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंटरनल थ्रेड क्रिएशन जो है यही है टेप का कार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 396। फिटिंग शॉप में तेज और सही काम के लिए निम्न में किस तरह के ड्रिल को वरीयता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल की। अगला क्वेश्चन नंबर 397। ऐंठन वाले ड्रिल यानी कि ट्विस्ट ड्रिल के लिए कटिंग कोण निम्न में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 118 डिग्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 398। टेप का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसके थ्रेड के बाहरी भाग का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 399। निहाई का निम्न में क्या काम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्कपीस को सहारा देना, यही कार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 400। निम्न में से एक कौन फोर्जिंग टूल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो रीमर जो है वो फोर्जिंग टूल नहीं है। बाकी एनविल, चिजल और फूलर ये है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का या फिर किसी वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो कम से कम आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे, ये तो 100% श्योर है। और फ्रेंड्स ये तो कम से कम हुआ, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।